फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच डॉक्टर संजीव यादव ने बच्चे व बूढ़ों को बचने की दी सलाह। जाने किस तरह से करें बचाव, क्या कहा डॉक्टर संजीव यादव ने। तो जो लोग इम्यूनाइज नहीं हैं या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की डिजीज़ हैं, किडनी की डिजीज़ हैं, दमा की डिजीज़ हैं, तो उनको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पेशेंट हैं। और छोटे बच्चों को चूँकि वो इम्यूनाइज नहीं हैं और वो किसी तरह का प्रिकॉशंस भी नहीं लेते हैं स्कूलों में, स्विमिंग पूल में या जहाँ भी मास गैदरिंग हो रही है, मॉल में, स्टेशंस पे, वहाँ पे जब वो क्लोज एरिया में जाते हैं, पिक्चर हॉल में, मैरिज हॉल में या मॉल में, तो मास्क लगाने की ज़रूरत है। और अगर वो सड़क पे हैं, खेल रहे हैं, बाहर डिस्टेंस मेंटेन है, तो मास्क लगाने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूँकि वर्ल्ड में फिर से, जिसकी कि हम फोर्थ वेव की बात कर रहे हैं, अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, फोर्थ वेव और केसेस हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सिम्टम्स जो कॉमन कोल्ड के होते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश और सांस फूलना। अगर सांस फूल रही है और मरीज़ का ऑक्सीजन लेवल PO2 कम हो रहा है, तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगर वो सर्दी, जुकाम, बुखार भी है तो भी कोरोना टेस्ट कराने की ज़रूरत है, जिससे कि वो घर में अपने बड़े बुज़ुर्गों को इन्फेक्ट ना करें और उनको आइसोलेट किया सके, अलग थलग किया सके, जिससे कि एक साथ बहुत सारी पॉपुलेशन को इन्फेक्शन ना हो और वो कंट्रोलेबल रहे और उनका सभी का इलाज संभव हो सके। तो चूँकि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक से कई लोगों में फैलता है, इसलिए किसी को भी अगर सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ़ हो तो वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। अगर जाना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो तो मास्क लगा के जाएं। 2 मीटर की दूरी, मास्क लगाना और बार बार हाथ साफ करना और दूसरों से मतलब दूरी बनाए रखना। वो लापरवाह ना हो, क्योंकि वो अपने को सेफ समझ रहे हैं, लेकिन उनके घर में और भी लोग हैं जो अभी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि उनको कई सारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, बीमारियां हैं, या छोटे बच्चे हैं जिनको इन्फेक्ट होने की ज़रूरत है। वो अगर इन्फेक्शन होगा उनको तो पता नहीं लगेगा, लेकिन उस इन्फेक्शन को अपने घर में ले जाएंगे और समाज में ले जाएंगे, तो वो इन्फेक्शन के कैरियर के रूप में फैलाने का काम करेंगे। इस तरह से जो हमारा जो टारगेट है अचीव करने का कि कोरोना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, वो नहीं पूरा हो। आम आदमी पार्टी शुरू करने जा रही है तिरंगा शाखा। डॉक्टर अल्ताफ अहमद जिला अध्यक्ष ने बताया RSS और आप की तिरंगा शाखा में फ़र्क। आम आदमी पार्टी की तिरंगा शाखा अपने आप में एक बेहतरीन संगठन बनने जा रहा है भारत में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की तिरंगा शाखा और RSS की तिरंगा शाखा में फ़र्क क्या है। RSS की तिरंगा शाखाओं में महिलाओं को कभी वरीयता नहीं दी गई है, महिलाएं वहां पर नहीं रहती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की तिरंगा शाखा में महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। RSS की तिरंगा शाखा में दलितों को, OBC को कोई वरीयता नहीं दी जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तिरंगा शाखा में दलितों को भी स्थान दिया जाएगा। समाज के देश में सभी समाज के लोगों को बराबर से स्थान दिया जाएगा। RSS की तिरंगा शाखाओं में और इसकी तिरंगा शाखा में और आम आदमी पार्टी की तिरंगा शाखा में एक बड़ा फ़र्क ये भी है कि हमारी तिरंगा शाखा में संविधान को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को पढ़ाया जाएगा। जितने भी महापुरुषों ने देश में अपनी जान की आहुति दी है देश को आज़ाद करने में, उनके बारे में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। देश की राजनीति में क्या उतार चढ़ाव चल रहा है और देश में किस तरह से अनियमितताएं हो रही हैं, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। लोगों को, समाज को जोड़ने का काम करेंगे, समाज को तोड़ने का काम नहीं करेंगे, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं काम करेंगे, सभी धर्मों को एक बराबर लेके चलेंगे। और आम आदमी पार्टी 1 जुलाई से अपनी तिरंगा शाखा की शुरुआत करने जा रही है और हम लोग बहुत जल्दी
देश में एक नई क्रांति को लाने जा रहे हैं, एक नई क्रांति को जन्म देने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी अपने साथियों को कहना चाहता हूं, आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, सारे दर्शकों को कहना चाहता हूं कि आप लोग भी आम आदमी पार्टी की तिरंगा शाखा को ज्वाइन करिए। संगम नगरी प्रयागराज में एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश द्वारा एडीजी जोन कार्यालय प्रयागराज में जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई के दौरान वहां पर पहुंचे लोगों ने अपनी समस्या बताई। वहीं पीड़ितों की समस्या सुन एडीजी जोन प्रयागराज ने संबंधित अधिकारियों से फ़ोन पर बात करके समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और तत्काल लोगों की समस्या का किया समाधान। संगम नगरी प्रयागराज जहां आगामी मानसून दस्तक देने वाला है, ऐसे में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इरशादुल्लाह ने नगर निगम से सफाई की मांग करते हुए क्षेत्र की समस्या बताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हालात बहुत ख़राब है। नाले और नालियों की सफाई को लेकर किस तरह से समस्या होती है और हर साल जल भराव होता है। ऐसे में क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इरशादुल्लाह का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, बरसात तो आ ही गई, लेकिन जो जल भराव और नाली की साफ़ सफाई है वो बहुत ही बुरी स्थिति के अंदर है। हम पूरा ये देख रहे हैं कि कहीं पे भी नाली और नालों की सफाई नहीं हो रही है। अगर सही मानसून आ जाएगा और बढ़िया बारिश हो जाएगी तो शहर जलमग्न हो जाएगा। और इससे पहले भी हमेशा पुराने शहरों में हमेशा ऐसा रहा है कि शहर जलमग्न हो जाता है, पानी से पूरा भर जाता है। हम नगर निगम से ये अपील करना चाहते हैं कि उदासीनता छोड़ें और शहर के अंदर युद्ध स्तर पर, गलियों में, मोहल्लों में, पुराने शहरों में युद्ध स्तर पर काम करें, साफ सफाई करें, ताकि जो है जल भर जी महापौर हमारे इलाके की है, लेकिन मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि युद्ध स्तर पर शहर के पुरानी बस्तियों में युद्ध स्तर पर नाले की साफ सफाई कराएं, ताकि जो जल भराव से लोगों को जो सामना करना पड़ेगा, जो कठिनाइयाँ करना पड़ेगा, उससे निजात मिले। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब करेली थाना अंतर्गत बैरियर चौराहे के समीप नाले के बगल में भीषण आग लग गई, जहां आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी सूचना लोगों ने 112 को दी। मौके पर पहुंची 112 ने तत्काल कार्रवाई करते हुए करेली थाने व फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। जहां बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और ऐसे में बारिश में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। बारिश के कारण जगह जगह गंदगी और जल भराव की समस्या होती है। ऐसे में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। मलेरिया, डेंगू के साथ साथ बुखार, ऐसी समस्या बरसात में उत्पन्न होती है। ऐसे में बरसात में होने वाली बीमारियों से किस तरह से बचा जाए, क्या कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं। बरसात में संक्रमण से जो उत्पन्न होते हैं रोग, उनकी प्रमुखता हो जाती है। तो संक्रमण वाले रोग जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड और दूसरे जो बीमारियां हैं जैसे मच्छरों से जो उत्पन्न होती हैं, मलेरिया वगैरह और डेंगू की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। साथ ही साथ इस मौसम में भी परिवर्तन हो रहा होता है, तो जुकाम, सर्दी जैसी दिक्कतें भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो लोगों को इस मौसम में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि पहले तो अगर जो लोग एसी वगैरह यूज़ करते हैं, कूलर वगैरह यूज़ करते हैं, वो लोग सुबह के समय जो है उसको ज़रूर से ज़रूर बंद कर दें और बहुत हल्के तापमान पर चलाएं। यदि आप बरसात में भीग जाएं तो तुरंत से तुरंत कपड़ा बदलने की कोशिश करें और खाने पीने के सामान ताज़े खाएं और अच्छे से धुलने के उपरांत ही उनका सेवन करें। इसके साथ ही साथ जो सोने के लिए मच्छरदानी इत्यादि का प्रयोग करें और वेक्टर जनित जो रोग हैं जैसे मच्छर से जो उत्पन्न होते हैं रोग या मक्खी से जो उत्पन्न होते हैं, उनके बचाव के लिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अपने आसपास जो सफाई है वो सुनिश्चित कराएं, क्योंकि बरसात में जो हमारे यहाँ गमले वगैरह होते हैं, कूलर, अनयूज्ड सामान पड़े होते हैं, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वेक्टर जनित रोग जो होते हैं, जिससे मच्छर से जो उत्पन्न होते हैं, मक्खी से जो उत्पन्न होते हैं, उनकी भी प्रमुखता हो जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रख के हम इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज महालक्ष्मी नेत्र व मैटरनिटी सेंटर का उद्घाटन राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने किया है। बता दें, सीमा द्विवेदी मुख्य अतिथि के तौर पर महालक्ष्मी हॉस्पिटल पहुंची, जहां अस्पताल प्रशासन द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां पर उन्होंने फीता काट कर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और साथ ही दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर डॉक्टर अमित व उनकी पत्नी कोमल भी मौजूद रहीं। पहले मैं तो डॉक्टर अमित को बहुत ढेर सारा शुभकामना देना चाहूँगी। उनकी पत्नी जो बहुत अच्छी जोड़ी है दोनों की, दोनों एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करते हैं। दोनों को बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी कि वो प्रयागराज की धरती पर उन्होंने महालक्ष्मी अस्पताल खोल करके जन सुविधा को देने का जो एक बहुत बड़ा प्रयास किया, उसके लिए मैं उनको बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहूँगी। तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मैडम हमारे साथ आई हैं इस भव्य हमारे अस्पताल का उद्घाटन करने। उनके आने से ये और ज़्यादा भव्य लगने लगा है हमारा उद्घाटन, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। DIG सर, वो धीरे धीरे रनिंग पे आएगा। स्कीम जैसे हम लोग चल रहे हैं, सेफ जच्चा बच्चा मेरे यहाँ चल ही रहा है। मैटरनिटी की बहुत सारी स्कीम भी चलती हैं और बहुत सारी स्कीम्स अभी चल रही हैं, ठीक है ना। वो धीरे धीरे करके स्कीम्स जैसी होगी वैसे वैसे डिस्प्ले की जाएगी। परिचय बता। मेरा नाम डॉक्टर कोमल है। मेडिकल डायरेक्टर हूँ महालक्ष्मी नेत्रालय और मैटरनिटी सेंटर। संगम नगरी प्रयागराज इतिहास में 25 जून का दिन भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह है। आज के ही दिन 1975 में देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म भी दिया। 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि तक भारत में आपातकाल था। इस तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश पर आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिस पर अब लोगों के अलग अलग तर्क हैं। यहाँ पर जिन्होंने आपातकाल देखा है, अब उनका कुछ अलग कहना है। किसी ने नसबंदी को मामले को बताया तो किसी ने अन्य चीज़ों को लेकर आपातकाल की स्थिति पैदा होने का मंजर बताया। किस तरह से वहाँ पर परेशानियाँ हुई और किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, यहाँ तक कि एक दूसरे से खड़े होकर बात करने की में भी लोगों को संकोच होता था और किस तरह से अधिकारियों द्वारा उनको परेशान किया गया। ऐसे में क्या कहना है यहाँ के नागरिकों का, आइए सुनाते हैं आपको सारी कहानी प्रयागराज के नागरिकों की जुबानी। आपातकाल के दौरान पूरा देश जिस तरह सरकारी जुल्म जाति का शिकार बना, उसकी मिसाल मिलना कठिन है। वो लोग आपस में बात नहीं कर सकते थे, आपस में एक जगह मिल नहीं सकते थे और उस समय खाने पीने की भी दिक्कतें आ गई, लोगों का आना जाना दिक्कत मुश्किल हो गया। तो उससे बड़ा कोई कठिन समस्या देश में आई है, आने की उम्मीद है। माहौल ख़राब एकदम आपातकाल माने जब किसी से बातें नहीं बोल नहीं सकते तो बहुत ख़राब माहौल तो था ही, बहुत ख़राब माहौल था देश का। हमारा नाम विनोद सिंह है, खादी भंडार, श्री गांधी आश्रम खादी भंडार। मुख्य चीज़ ये है कि उस समय नसबंदी जोर ज़बरदस्ती से हुआ था। अधिकारियों का लालच दिया गया था कि आप इतना नसबंदी कराएंगे, ये चीज़ देंगे। इससे अधिकारी जो है जोर ज़बरदस्ती जनता के साथ किया। उसी दरम्यान में धीरे धीरे उत्पात शुरू हुआ और तमाम प्रकार की स्ट्राइक हुई, तमाम प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ी जनता को। उसी में इमरजेंसी लागू किया था पूरे भारतवर्ष को। उस समय का चलना फिरना हर चीज़ की परेशानी थी, यही माहौल गुजर रहा था। प्रशासन तो जोर जबरदस्ती करता था नसबंदी के लिए। हमारा नाम है रामचरण मिश्रा। संगम नगरी प्रयागराज जहां एक तरफ बारिश ने मानसून ने दस्तक दी है, जिससे प्रयागराज में फिर से तेज़ बारिश हुई है, जिससे भीषण गर्मी और उमस भरी चिपचिपाहट वाली गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं सड़कों पर लोग बारिश से बचते भी दिखाई दिए और दौड़ते नजर आए। ऐसे में कई जगह लोग छाते लेकर आते जाते दिखाई दिए। साथ ही लोग मौसम का लुत्फ उठाते दिखे। जहाँ भीषण गर्मी से बरसात ने राहत दिलाई है, वहीं सड़कों पर तेज़ बारिश के कारण जल भराव की भी समस्या देखने को मिली है और जगह जगह बारिश से लोगों को राहत तो मिली है, मगर जल भराव भी देखने को प्रयागराज की सड़कों पर मिला। बारिश हो रही, क्या कहना आपका? सर अभी तक तो इतनी गर्मी थी, आज बारिश के मौसम से बारिश हो रही है, यहाँ ठंडी हवा चल रही है, इससे हम लोग को बहुत राहत है। अगर आज बारिश न होती तो गर्मी से हम लोग बहुत परेशान थे। बीच बीच में लाइट भी कट रही थी, उससे परेशानी बढ़ रही थी। और आज बारिश के इस मौसम से, ठंडे मौसम में हम लोग बाहर निकल के आनंद ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनेलाल पटेल।
संगम नगरी प्रयागराज में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्या नंद गिरी और महामंडलेश्वर कल्याणी नंद गिरी ने सिविल लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए किन्नर समाज में हो रहे धर्मांतरण को बंद करने की उठाई मांग। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्या नंद गिरी व कल्याणी नंद गिरी ने एक स्वर में अपने अत्यंत पिछड़े किन्नर समाज को जबरदस्ती धर्मांतरण का विरोध किया है और कहा है इसके रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे और उस किसी स्थिति में जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं होने दिया जाएगा और अगर इसी ने धर्मांतरण करना है तो ये उत्तर प्रदेश विधिविरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिरोध अधिनियम 2021 के प्रावधान का पालन करना ही पड़ेगा और इसके लिए जिला अधिकारी से अनुमति बहुत जरूरी है। बिना जिला अधिकारी की अनुमति कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। दोनों महामंडलेश्वरों ने बबली और सोनू किन्नर पर दासियों को मुस्लिम किन्नर बनाने का आरोप लगाया है। जी, हम यही चाहती हूँ कि ऐसे जो कानून के विरोध में ये लोग जो ज़बरदस्ती धर्मांतर किया है इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ये बच्चे लोग जो निर्दोष बच्चे हैं जो छोटे कास्ट के हैं इनको फिजिकली मेंटली जो टॉर्चर करके इनका धर्म परिवर्तन कराए हैं इनको न्याय मिले। मैं ये हमारे एक बच्ची पंकज है और एक रबीना है, ये दोनों को धर्म परिवर्तन कराए। इनके साथ बहुत ही बुरी तरीके से वो लोग पेश आए हैं। इनको गरम गरम चाय इनके ऊपर फेंक देना, मारना पीटना और नशीली पदार्थ दे के इनको कमरे में बंद करना, ये सारी बातें वो बच्चों ने बताया है। अभी आप लोग के समक्ष से बताए हैं, ये आप लोग को भी पता होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में धर्म कोई परिवर्तन करना चाहता है उसके लिए भी 2021 में हमारे योगी सरकार में गाइडलाइन बना हुआ शासन आदेश है, उसके पालन करके ये लोग बनाते तो चलो कोई बात नहीं था, मगर इन्होंने पूर्ण उसके विरुद्ध में इन्होंने ये कार्य करा है तो ये सरासर एक अपराध है और ऐसे अपराधी को सज़ा मिलना ही चाहिए। मेरा नाम महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की मैं सदस्य हूँ। सोनू और बबली दोनों मुझे मारती थी, गाली देती थी, कहीं चिमटे छुआ देती थी, कहीं कुछ बहुत टॉर्चर देती थी मुझे कि कहीं कुछ भी कहीं जाऊँ तो निकलने नहीं देती थी घर से। कहाँ चिमटा छुआ देती? जी ये देखिए अभी तक। क्या चाहती हैं? जी मैं यही इंसाफ चाहती हूँ। क्या किया इन्होंने आपके साथ? जी मुझे मुस्लिम बनाया, हिंदू से मुस्लिम। कब बनाया था? अभी ये 3 महीने पहले, पिछले रमजान में। मुकदमा दर्ज कराया आप लोगों ने? हाँ। गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं। क्या चाहते हैं? जी हम चाहते हैं उसको अरेस्ट किया जाए। नाम बताइए। जी मेरा नाम है पंकज। कि जब से मैं छोटी सी थी प्रोग्राम करते थे तो मुझे नाचने गाने भी नहीं बबली किन्नर और सोनू किन्नर देते थे। जब भी हमें देखते थे तो दारू पी के पकड़ लेते थे कि तुम कहीं नाच नहीं सकते, गा नहीं सकते, आप हमारे साथ चलो। मतलब कि आपके अंदर कला अच्छी है, जो भी है। हम गरीब लोग, हम लोग तो इतना जानते नहीं कि कैसे क्या होता है, तो हमें ज़बरदस्ती ले जाती थी, घर में काम वाम कराती थी, दवा खिलाती थी, इंजेक्शन लगा के सुला देती थी और फिर और भी लोग आते जाते थे उसके यहाँ, तो इतना कुछ पता नहीं। फिर हमारा हिंदू से हमें मुसलमान करवा दिया उसने बहुत, और बड़े का गोश्त भी खिलाया उसने, गाय का खाना नहीं देती थी, बहुत कुछ मतलब कि बहुत जुल्म करती थी, मारती थी, पेट पे मेरे चाय फेंक दी खोलते खोलते। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें इंसाफ चाहिए बस। फिर हिंदू बनना चाहते हैं? हिंदू तो हम हैं ही हैं, वो तो हमारे साथ जुल्म जो की है हम उनको इंसाफ दिलवाइए। धर्मांतरण भी किया है? हाँ हमारा भी मतलब धर्मांतरण किया है उसने। कार्रवाई चाहती है? जी हाँ, उसके ऊपर कार्रवाई हो। नाम बताइए अपना। मेरा रवि नाम है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के आरोपी एमआईएम के जिला अध्यक्ष के घर पर चस्पा हुआ विकास प्राधिकरण का नोटिस में मकान निर्माण को अवैध बताते हुए अपना पक्ष रखने को कहा गया। 29 जून की सुबह 11 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। संतोष जवाब न देने पर और दाखिल न करने पर हो सकती है मकान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। करैली इलाके की गौस नगर कॉलोनी में शाह आलम का है घर। मकान शाह आलम के भाई मकसूद अहमद के नाम है। भाई के साथ साझा तौर पर घर में रहते हैं। शाह आलम का परिवार 3 मंजिला आलीशान मकान की कीमत करोड़ों में है। शाह आलम का हिंसा की साजिश रचने गंभीर आरोप है। एमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष शाह आलम के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी पुलिस ने किया है जारी।
बताते चले एमआईएम के जिला अध्यक्ष शाह आलम का घर जेके आशियाना कॉलोनी में है, जो कि करेली स्थित है। बता दें जेके आशियाना में शाह आलम के घर पर अब पीडीए ने नोटिस चस्पा कर दिया है। ऐसे में हो सकती है बड़ी कार्रवाई। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आपातकाल और 1975 में लगी इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के रही उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर को लेकर टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने आपातकाल को लेकर, किस तरह से कांग्रेस पर निशाना साधा, आइए सुनाते हैं। इतिहास का 25 जून 1975 यह एक काला अध्याय शुरू करने का प्रयास था। आपातकाल के माध्यम से कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रयास किया था, जिसके कारण लोगों को एक तरह से देश में अपनी बात कहने का जो अधिकार संविधान ने दिया था उससे वंचित कर दिया गया था। मीडिया को पर सेंसर लागू कर दिया गया था और पूरा देश 25 जून 1975 से आपातकाल की जो शुरुआत हुई उसे एक काले अध्याय के रूप में जानता है। और जिस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी की चुनाव में गड़बड़ी के बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज फैसले के बाद आपातकाल को लाया गया, उसे दृष्टिगत रखते हुए मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस के द्वारा जब कभी लोकतंत्र की बात की जाती है तो वह शोभा नहीं देती है। आज काला आपातकाल की शुरुआत आज के दिन हुई थी, उसके विरोध में आज हम लोगों का यहाँ कार्यक्रम भी है और देश की जनता को जगाने का, प्रदेश की जनता को जगाने का, प्रयाग की जनता को जगाने का यह प्रयास भी होगा। वहाँ पर हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में जो संगम नगरी प्रयागराज कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर स्मार्ट सिटी के दावे सिर्फ कागज़ों में सीमित है। जहां सड़कों पर अंधकार छाया है क्योंकि यहां पर स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। क्योंकि ये नज़ारा है सिविल लाइन के पॉस इलाके नवाब यूसुफ रोड का, जहां पर सड़कों की स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है, जहां नगर निगम की लापरवाही आई सामने, जहां पर बंद स्ट्रीट लाइट के कारण सड़कों पर अंधकार छाया है, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नगर निगम की लापरवाही आई सामने, जिम्मेदार बने अनजान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।